हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन AR क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस कहाँ कहाँ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान का पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। इसका ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख करके ही यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि जब तक आप क्रम से किसी चीज़ को नहीं सीखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और विज्ञान का परिभाषा भी तो यही है ना कि प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब तक क्रमबद्ध ज्ञान आप नहीं लेंगे तो हम कह ही सकते हैं कहाँ कि विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या करिएगा कि यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो नंबर 1 को, वीडियो नंबर 2 को, तो आपको यहीं पे कुछ देर के बाद आई बटन पे एक लिंक आएगी जिस पर आप क्लिक करिएगा। ये प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा और यहाँ पे जा कर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से नहीं देखिएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यदि आप को समझ में आ गया तो अब हमारा मेन फोकस है इस वीडियो में कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, इस बारे में हम लोग समझेंगे। और अम्ल का उपयोग क्या होता है, इस बारे में हम लोग समझेंगे। इतना समझने के बाद हम समझेंगे क्षार का भौतिक गुण, क्षार का रासायनिक गुण और क्षार का उपयोग। ठीक है, मेन टारगेट यहीं पे रहेगा। लेकिन मेरा एक शर्त होता है हमेशा कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ या सिखाता हूँ कुछ भी चीज़, तो आप पेन और कॉपी ले कर ही बैठा करिए। इससे ये होता है कि आपका सुंदर सा नोट्स भी बन जाएगा और पढ़ते पढ़ते आपको ये भी समझ में आएगा कि हमने आज कितना पढ़ाई किया है। एक साथ लिख करके आप रखेंगे तो ठीक है, और एग्ज़ाम के समय तैयारी करने में सुविधा होगी। ठीक है ना, और इसीलिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर ही बैठिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो पढ़ना है वो है अम्लों के भौतिक गुण। आप हेडिंग डाल लीजिए, अम्लों के भौतिक गुण। क्या चीज़? अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। सबसे पहली बात आपको मैंने बताया था कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इस भौतिक गुण ये पहला है ना, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये पहला भौतिक गुण हुआ। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जब अम्ल के अंदर हम नीले लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका रंग ये लाल कर देता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि यह नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर का रंग लाल कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, तीसरा हम जब भौतिक गुण लिखेंगे तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं, यानी जल में घुलने की क्षमता इनके पास रहता है और घुलकर अपने आयनों में ये टूट जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं तीसरा गुण कि यह जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ओके, एक और गुण लिख लीजिए इसका कि अम्ल की जो प्रकृति होती है, अम्ल की प्रकृति ये संक्षारक के जैसा होता है। अब संक्षारक क्या है भाई? संक्षारक का मतलब ये होता है जब किसी हम लोहा को मान लेते हैं कि वायु की उपस्थिति में रखते हैं, नमी की उपस्थिति में रखते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं, तो लोहा क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करता है और फेरस ऑक्साइड
बनाता है और इस कंडीशन में लोहे के ऊपर ले जाता है जंक, यानी कहने का अर्थ है कि लोहा हो जाता है खराब। समझे कि नहीं? उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, अम्ल में संक्षारक का गुण होता है, यानी खराब करने का गुण होता है। यदि किसी के शरीर पे गिर जाए तो शरीर को जला देगा, यदि किसी के कपड़े पर गिर जाए तो कपड़ा को खराब कर देगा, ठीक है। यदि किसी कागज़ पे गिर जाए तो कागज़ को नष्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सारे गुण होते हैं किसका? अम्ल का। तो हम ये कह सकते हैं कि अम्ल में भी संक्षारक का गुण होता है। चौथा भौतिक गुण लिख सकते हैं कि अम्ल में संक्षारक जैसी गुण होती है। किसके जैसी? संक्षारक जैसी गुण होती है। आपको हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल लिखते जा रहा हूँ और आप केवल लिखते जाएं, ऐसा नहीं, आप समझते हुए चलिए। अम्ल में संक्षारक जैसी गुण होती है, इसलिए यह पेपर, ठीक है, यह पेपर, कपड़े, त्वचा कैसे लिखते हैं? त्वचा आदि को नष्ट कर देता है। आदि को क्या करता है? नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि अम्ल में संक्षारक जैसी गुण होती है। यह कपड़ा को, त्वचा को, पेपर को, ठीक है, यानी जिस पर भी गिरेगा ना उसको नष्ट करके ही छोड़ेगा, ठीक है। तो अम्ल से बच कर ही रहना चाहिए। आप लोग मूवी में देखते होंगे कि कभी कभी होता ये है कि जो विलन होते हैं गुंडे, वो क्या करते हैं, कभी कभी गर्ल्स के ऊपर एसिड फेंक देते हैं जिससे उनका चेहरा जल जाता है। समझे कि नहीं? खराब हो जाता है। तो ये अम्ल का ही प्रभाव है जो कि स्किन को खराब कर देता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि अम्ल जो होता है वो त्वचा को भी खराब कर देता है, कपड़ा को भी खराब कर देता है, पेपर को भी खराब कर देता है। इसमें संक्षारक जैसी गुण होती है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, हमने अम्लों के भौतिक गुण समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। कौन सा गुण? अम्ल के रासायनिक गुण। और इसलिए आप इसका हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालिएगा? अम्ल का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, सबसे पहली बात, जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, रासायनिक गुण का मतलब कि अभिक्रिया होना चाहिए। ओके, तो जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या चीज़? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है या फिर हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं पहला गुण में कि जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। आप लिखते हुए चलिएगा ना, अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। कौन सा गैस? तो वह हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। विस्थापित करता है। इस बात को आप एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी आप रासायनिक गुण लिखते हैं तो उसके साथ एक एग्जाम्पल आप जरूर लिख देंगे, ठीक है। जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपका सवाल का आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक धातु है फेरस, Fe, आयरन यानी लोहा। इसके साथ हम क्या करते हैं कि अभिक्रिया करवाते हैं HCl से। किसके साथ? HCl एक अम्ल है ना, और इस HCl के साथ हमारा फेरस जो है ये अभिक्रिया कर रहा है तो ये बनाता है आयरन क्लोराइड यानी FeCl2।
एफ ई यहाँ से, सी एल यहाँ से, तो एफ ई सी एल टू बनाता है ना, और निकालता है हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगा, इसलिए तीर का निशान लगाया है। ओके, यहाँ पे अब देखिए समीकरण बैलेंस नहीं है, आपको समीकरण संतुलित करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बता दूं कि एक चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया करके, और उसमें ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने सिखाया जाता है। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोग का है। यदि आप नहीं समझे हैं तो वो भी जो चैप्टर है आपको इसी हमारे इस चैनल पे मिलेंगी, और उस चैप्टर को भी आप समझ लीजिएगा ताकि कहीं से भी डाउट ना रहे। ओके, उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। फेरस यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे एक ठो है, यानी लोहा एक ठो है, यहाँ भी एक ठो है। इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इसको हम पूरा करने के लिए काम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 2 से गुणा करते हैं। जब 2 से गुणा कर देंगे तो हम समझेंगे कि यह हाइड्रोजन भी 2 ठो हो गया। अब देखो Cl यहाँ पे 2 ठो है क्लोरीन, यहाँ पे 2 का जब Cl में गुणा होगा तो 2 ठो क्लोरीन हो गया। समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब अब मेरा समीकरण संतुलित हो गया। आपको बता दूं, अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। क्या चीज़? जब अम्ल क्या करता है कि किसी धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में वह लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं दूसरा कि जब कोई अम्ल किसी धातु के, ठीक है, किसी धातु के कार्बोनेट के साथ, किसके साथ? कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है तो वह लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम डायरेक्ट लिखते हैं CO2 ना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देंगे ना कि जब भी कोई अम्ल क्या करता है, किसी धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है कि लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, धातु के ऑक्साइड का मतलब होता है, धातु के कार्बोनेट का मतलब होता है कि धातु के साथ में एक कार्बोनेट जुड़ा होना चाहिए। तो कैल्शियम एक धातु है जिसके साथ में कार्बोनेट यानी CO3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे CaCO3 को हम धातु का कार्बोनेट, क्या बोलेंगे? धातु का कार्बोनेट। ओके ना। अब इस धातु के कार्बोनेट का हम ऐसे बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कैल्शियम भाई धातु है हमारा, इसलिए कैल्शियम और कार्बोनेट। ठीक है, इसके साथ मान लेते हैं कि एक अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। जब अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ओके, इसके बाद बनाएगा जल, क्या बनाएगा? जल। इसके बाद बनाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊपर जाएगा ना। समझे कि नहीं? अब ध्यान से देखिए इसमें कि मेरा समीकरण संतुलित है कि नहीं है। ओके, तो इसमें कैल्शियम की संख्या देखो कितना है, 1 ठो, इधर कितना है, 1 ठो, इतना तो ठीक है। अब देखते हैं इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1, इधर कितना है, 1 ठो, हो गया, सही है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 यहाँ पे और 1 यहाँ, 3 ठो, यहाँ भी ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन की संख्या देखो, हाइड्रोजन कितना है भाई मेरे? हाइड्रोजन यहाँ पे 1 ठो है, इधर कितना है, 2 ठो। तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की संख्या बढ़ गया। Cl यहाँ पे कितना हो गया, 2 ठो, कितना हो गया, 2 ठो। तो इधर भी देखो 2 ठो Cl है,
ठीक है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो ये दूसरा गुण हुआ ना। अब तीसरा गुण लिखते हैं क्या चीज़, जब कोई अम्ल किसी धातु के ऑक्साइड या धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण तथा जल बनाता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, जब कोई अम्ल, ठीक है, ध्यान समझिए, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, जब कोई अम्ल किसी धातु के ऑक्साइड, किसके साथ, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, क्या चीज़, हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है भाई, तो वह लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, जल बनाता है। इस बात को ध्यान देंगे, इसको हम समझते हैं रासायनिक समीकरण के माध्यम से, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अम्ल है, जैसे मान लेते हैं HCl, और ये अम्ल क्या कर रहा है, किसी धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा ना, धातु के ऑक्साइड या धातु के हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो एक अम्ल हम HCl लेते हैं, मान लेते हैं, और एक हम लेते हैं H2SO4, दो ठो अम्ल हम लिए हैं। अब एक को कराते हैं धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको हम धातु एक लिए हैं सोडियम, और इसका हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब इसके साथ OH जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी धातु का हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है अम्ल HCl, ठीक है। यानी HCl जो अम्ल है धातु के हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक अम्ल और लिए हैं, ये ऑक्साइड के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। तब मान लेते हैं कि हमारे पास एक धातु का ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक हमारा एक धातु है और इसका ऑक्साइड का मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब कोई अम्ल धातु के हाइड्रो ऑक्साइड या जब कोई अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया हम दिखा दे रहे हैं, और एक लवण बनाएगा और एक क्या बनाएगा, जल। तो यहाँ पे देखेंगे तो Na और Cl मिला करके बना देगा NaCl, NaCl प्लस H और H, H2 और O, H2O हो गया, ओके। इसी प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पे देखा जाए तो जिंक यहाँ से और सल्फेट यहाँ से, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना देगा। तो लिखेंगे ZnSO4 एक लवण है और इसके साथ साथ बनाएगा क्या चीज़, जल। तो H2 यहाँ से और O यहाँ से, तो क्या बना देगा, H2O बना देगा। इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी जब कोई अम्ल किसी धातु के ऑक्साइड, यानी जब कोई अम्ल धातु के ऑक्साइड, जब कोई अम्ल धातु के ऑक्साइड यहाँ पे है ना, धातु के ऑक्साइड या जब कोई अम्ल धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ये चीज़ हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। इतना रासायनिक गुण काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि पूछता है आपको कि आप बताइए कि अम्ल का रासायनिक गुण जो है ये क्या है, आप इस तरह से बता सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे अम्ल का उपयोग। क्या समझेंगे, अम्ल का उपयोग। तो यहाँ पे डालेंगे हेडिंग अम्ल का उपयोग, ठीक है। सबसे पहली बात, जो अम्ल होता है वो हमने पढ़ा है 3 ठो अम्ल मेन कौन कौन सा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, ठीक है, और क्या भाई, एक होता है H2SO4। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया गया
अम्ल है और ये आयनों में टूटता है, ये आयनों में टूटता है। लेकिन जो पेड़ पौधे से प्राप्त हुआ होता है वे आयनों में बहुत ही कम टूटता है और ये आयनों में बहुत जल्दी टूट जाता है और इसीलिए हर रासायनिक अभिक्रिया में यही सब अम्ल भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझते हैं अम्ल का उपयोग। सबसे पहले ना कि ध्यान दिया जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग होता है, किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ये H2SO4 का। यानी जब सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है तो बैटरियों में होता है, पेट्रोलियम उद्योग में होता है, प्लास्टिक उद्योग में होता है, कृत्रिम रेशे में होता है। ठीक है, यानी कृत्रिम रेशा बनाने में, और क्या हम कह सकते हैं, उर्वरक के निर्माण करने में। तो इसमें हम लिख देते हैं आपको कि H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग गाड़ी के बैटरियों में, किसमें? बैटरियों में। सबसे पहली बात, इसका उपयोग कहाँ होता है? गाड़ी के बैटरियों में होता है, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में। क्या चीज़? पेट्रोलियम उद्योग में। इसके अलावा प्लास्टिक उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में। ठीक है, नहीं समझे? यानी कि H2SO का जो ये प्रयोग होता है, आप कह सकते हैं कि बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में। इसके अलावा उर्वरक के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तथा उर्वरक, कैसे लिखें? उर्वरक के निर्माण में इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम नाइट्रिक एसिड का उपयोग देखते हैं ना। ध्यान देंगे, नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, ये वाला HNO3। तो HNO का जो उपयोग होता है, ये सोना तथा चांदी के शोधन में किया जाता है, इसका उपयोग शुद्ध करने में। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दूसरा पॉइंट डाल के HNO3 लिखो या आप लिख दो नाइट्रिक एसिड का उपयोग सोना तथा चांदी के शोधन में किया जाता है, शोधन में किया जाता है। ठीक है, क्या कहना है कि HNO3 का जो उपयोग होता है सोना और चांदी में किया जाता है, यानी सोना और चांदी के शोधन में किया जाता है ना। इसके अलावा उर्वरक भी बनता है, किसमें? उर्वरक बनाने में, औषधि बनाने में। क्या चीज़? औषधि बनाने में। कैसे लिखें? ऐसे। ठीक है, इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। समझे कि नहीं समझे? ये हुआ। इसके बाद में एक बच जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, HCl। ये इसका भी उपयोग होता है, और कहाँ उपयोग होता है ध्यान से समझिएगा। इसका उपयोग जो होता है वस्त्र उद्योग में कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग, यानी HCl अम्ल का जो उपयोग है, एक यहाँ होता है कपड़े उद्योग में। ठीक है, कपड़ों को रंगने में इस्तेमाल किया जाता है,
किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। समझे कि नहीं समझे? इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो लोहे के चादर होते हैं उसको भी साफ़ करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं तथा 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 लोहे के चादरों को साफ़ करने के लिए, को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए किसका उपयोग होता है? हम HCl का या फिर हम लिखेंगे इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है। ठीक है, मैं क्या बोला कि सबसे पहली बात जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका उपयोग होता है गाड़ी के बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में तथा उर्वरक के निर्माण आदि में इसका उपयोग होता है। दूसरा मैंने बताया HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, इसका इस्तेमाल होता है सोना चांदी के शोधन में, उर्वरक बनाने में, औषधि बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। समझे कि नहीं समझे? इसके अलावा जो HCl का उपयोग होता है वो कपड़े उद्योग में कपड़े के ऊपर में रंग चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझे कि नहीं? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अम्ल के भौतिक गुण पढ़ा, अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ा और अम्ल के उपयोग मैंने पढ़ा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे क्षार का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए मैं चाहता हूं कि अगला जो क्षार का जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है और जो उपयोग है नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसी क्रम में आपको पार्ट नंबर 4 में मिलेगा, इसके वीडियो के प्लेलिस्ट में ही आप उसको देख लीजिए। वहाँ से आपको क्या होगा कि क्षार का ये आपको भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।